गुड मॉर्निंग फ्रेंड, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम में। फ्रेंड, आज डेली करंट अफेयर्स की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 26 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ हैं, जितने भी इवेंट्स हैं जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, हम उन्हें एक एक करके यहाँ डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड, आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। और आज का हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में चर्चा में रहा सार्क संगठन में निम्नलिखित में से कौन सा देश सदस्य नहीं है? नेपाल, भारत, म्यांमार या फिर श्रीलंका। तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है सी, यानी कि म्यांमार जो है वो सार्क संगठन का सदस्य नहीं है। बाकी देखा जाए तो नेपाल, भारत, श्रीलंका ये सब सार्क संगठन के सदस्य हैं। आइए देखते हैं ये चर्चा में क्यों था। तो हाल ही में सार्क, जिसे हम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन के नाम से जानते हैं, कि होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है। ठीक है, तो अभी हाल ही में देखा जाए तो जो 25 सितंबर है, यानी कि कल 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में सार्क देशों के बीच में जो बैठक होने वाली थी उसको रद्द कर दिया गया है। और इसका कारण क्या था? सदस्य देशों का अफगानिस्तान की भागीदारी पर सहमत नहीं होना। फ्रेंड, अफगानिस्तान का अगर आपको राजनीति या इस समय अफगानिस्तान में क्या हो रहा है वो आपको बेहतर पता होगा। वहाँ की जो लोकतांत्रिक सरकार थी उसको हटा करके, उसको अपदस्त करके तालिबानियों ने अफगानिस्तान को अपने नियंत्रण में ले लिया है। और चूंकि तालिबानियों की सरकार के तालिबान की जो सरकार है उसको बहुत सारे देशों के द्वारा अभी मान्यता नहीं दी गई है, और इसी दौरान चूंकि अफगानिस्तान भी सार्क संगठन का सदस्य है, इस कारण पाकिस्तान जो है वो तालिबान के प्रतिनिधि को शामिल करने के लिए लगातार जिद बना रहा था। और इस जिद के, यानी कि जो प्रस्ताव रखा गया था तालिबान का शामिल करना पाकिस्तान के द्वारा, इन सदस्य देशों के बीच उस पर सहमति नहीं बन पा रही थी, जिसकी वजह से ये जो सार्क देशों का जो बैठक थी उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, और इस बार जो इसकी अध्यक्षता कौन कर रहा था? वो नेपाल कर रहा था, और नेपाल ने इस बयान को जारी किया कि इस बार जो होने वाली बैठक है उसको रद्द कर दिया गया। ठीक है, सार्क की स्थापना कब हुई थी? 1985 में हुई थी, और 1987 में इसका अस्थायी सचिवालय काठमांडू, यानी कि नेपाल की राजधानी में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो इसका अगर डेट देखा जाए तो 8 दिसंबर, ठीक है, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना की गई। उसका जो सचिवालय है वो कहाँ पे है? अस्थायी सचिवालय काठमांडू में है, और इस बार काठमांडू ही इसकी अध्यक्षता कर रहा था, इसलिए ये चर्चा में था। और बात करें इसमें जो कि सदस्य देशों की, तो ये देखा जाए यह दक्षिण एशियाई देशों का एक क्षेत्रीय अंतर सरकारी संगठन है। देखिए, ये लाइन आपको पता होना चाहिए, क्षेत्रीय अंतर सरकारी जो है ये संगठन है, और इसमें सदस्य देखिए 8 सदस्य देश थे। ये कौन कौन थे? भारत है, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, मालदीव एंड श्रीलंका। और सबसे जो नया सदस्य बना है सार्क देश का वो अफगानिस्तान ही था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, ये सबसे नया सदस्य था, बाकी सारे सदस्य पुराने थे, लेकिन अफगानिस्तान अभी हाल ही में जुड़ा था। और इस बैठक का जो अंतिम जो बैठक हुई थी, अंतिम सार्क जो शिखर हुआ था वो वर्ष 2014 में हुआ था। कहाँ पे हुआ था? काठमांडू में आयोजित किया गया था। ठीक है, चलिए आपको एक वर्क देती हूँ। देखिए, जो सार्क है वो काफ़ी ज़्यादा अभी वर्तमान दिनों में देखा जाए तो अपनी जिस चीज़ के लिए इसको बनाया गया था, जिस उद्देश्य से बनाया गया था, इसकी उपयोगिता धीरे धीरे थोड़ा कम होती जा रही है। और इसके विकल्प में एक दूसरा संगठन देखा जा रहा है, बिम्स्टेक। ठीक है, बिम्स्टेक, आपको मुझे बिम्स्टेक के बारे में बताना है। ठीक है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन के बारे में मुझे बताना है कि ये बिम्स्टेक जो है इसकी कब स्थापना की गई, किस वर्ष की गई, किस घोषणा के द्वारा की गई, ये सारी चीज़ें आप मुझे बताएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा दुनिया का सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किया गया है। तो सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है? लद्दाख में, सिक्किम में, जम्मू कश्मीर में या फिर हिमाचल प्रदेश में? तो फ्रेंड, इसका करेक्ट आंसर है डी, यानी कि हिमाचल प्रदेश में किया गया है दुनिया के सबसे ऊंचे इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन का। और इसके बारे में देख ले तो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले के काजा में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? लाहौल स्पीति जिले के काजा में किया गया है दुनिया के सबसे ऊंचे चार्जिंग स्टेशन का। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के लिए जो चार्जिंग स्टेशन है वो स्थापित किया गया है या बनाया गया है कहाँ पे? लाहौल स्पीति जिले में। इस स्टेशन की जो स्थापना की गई किस कंपनी के द्वारा की गया है? तो ये किया गया है गो ईगो। ठीक है, गो ईगो के द्वारा इस कंपनी के इस स्टेशन की स्थापना की गई है। और ये जो
ये कार्य जो किया गया है वो किसी योजना के तहत किया गया है, और वो योजना क्या है? फेम योजना। फेम योजना का फ्रेंड फुल फॉर्म याद रखिएगा, प्रश्न यहाँ से आ चुका है, अभी भी इसकी इंपॉर्टेंस बनी हुई है। तो फेम योजना जिसका फुल फॉर्म है कि फास्टर एडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ठीक है, हाइब्रिड एंड इलेक्ट्रिक व्हीकल के तहत किया गया है, जो राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान का एक हिस्सा है, ठीक है। ये फास्टर योजना भी किसी योजना का एक हिस्सा है, और वो योजना क्या है? राष्ट्रीय विद्युत गतिशीलता मिशन योजना है। और ये फ्रेंड, ये जो योजना चलाई गई है जो सरकार के द्वारा, यानी कि नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन जो प्लान चलाया गया है, इस प्लान के तहत सरकार जो है वो पूरे भारत में इलेक्ट्रिक, जो कि हमने यहाँ पे बात की, इलेक्ट्रिक और जो हाइब्रिड वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देने के लिए इस प्लान को, इस योजना को शुरू किया गया है, ताकि राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा हासिल किया जा सके। राष्ट्रीय ईंधन सुरक्षा, ठीक है, ईंधन सुरक्षा जो है वो हासिल किया जा सके, किसके द्वारा? नेशनल इलेक्ट्रिक मोबिलिटी मिशन प्लान के तहत। किस चीज़ के तहत? इस योजना के तहत, ताकि इलेक्ट्रॉनिक वाहनों की बिक्री बढ़ाई जा सके, हाइब्रिड वाहनों की बिक्री बढ़ाई जा सके। और आपको फ्रेंड, आपको पता है अभी जो वर्तमान में देखा जाए तो भारत जो है वो जैव ईंधन का बहुत ज़्यादा, या कच्चे तेल का बहुत ज़्यादा आयात करता है, ठीक है, जैव ईंधन का जो भारत इस्तेमाल करता है, जैव ईंधन जो अपनी ज़रूरतों का जो है वो केवल 17% ही क्या कर पाता है? कच्चे तेल को उत्पादन कर पाता है। लेकिन अगर बात करें 83% वो क्या करता है कि दूसरों देशों से आयात करता है। फ्रेंड, अगर आप बहुत ज़्यादा दूसरे देश से आयात करेंगे किसी भी चीज़ को, अगर आप आयात ज़्यादा कर रहे हो और निर्यात कम कर रहे हो, तो अगर आपने इकोनॉमिक्स पढ़ी होगी तो उसको इकोनॉमिक्स से रिलेट करके देखो, तो आप बहुत ज़्यादा आयात कर रहे हो तो आपका जो रुपया है, जो आपकी करेंसी, बहुत ज़्यादा दूसरे देश में जा रही है, ठीक है, आपका पैसा जो है वो दूसरे देश में बहुत ज़्यादा रह जा रहा है, तो इससे आपके जो पैसे की जो वैल्यू है, जो पैसा क्या होता है वो कमज़ोर, आपका रुपया जो आपकी करेंसी क्या होती है? कमज़ोर होने लगती है, यानी कि उसकी जो परचेजिंग पावर है वो कमज़ोर होने लगता है। इसके वजह से देश पर जो है, देश की अर्थव्यवस्था पर एक नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आयात नहीं करना चाहिए, आयात को कम करके आपको बहुत ज़्यादा निर्यात को बढ़ावा देना चाहिए, ठीक है। तो निर्यात को बढ़ावा देने से आपका फॉरेक्स रिजर्व जब बढ़ेगा तो आपका एक तरीके से जो देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार जो है बहुत ज़्यादा जो जैव ईंधन है, जो कच्चा तेल है, उसके आयात को कम कर रही है, कम करने का प्रयास करिए। और साथ ही साथ सबसे बड़ा उद्देश्य देखा जाए फ्रेंड, तो पर्यावरण प्रदूषण जो है इन गाड़ियों से जो धुएं निकलते हैं उसके वजह से बहुत ज़्यादा होता है। तो एक तरीके से जो पर्यावरण प्रदूषण भी इन सारी चीज़ों को बढ़ावा दे करके, इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को बढ़ावा दे करके कम किया जा सकता है। और आपको पता है वर्तमान में जो सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभर रहा है वो क्या है? पर्यावरण प्रदूषण। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, इन सारी चीज़ों को फ्रेंड रिलेट करके पढ़ो, करंट को मैंने बोला ना स्टैटिक से रिलेट करके पढ़ो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे देख लेते हैं किस योजना का उद्देश्य फेम योजना का, ठीक है। फेम योजना का उद्देश्य देखा जाए सब्सिडी प्रदान करके इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को प्रोत्साहित करना। और जब इलेक्ट्रॉनिक वाहन कब आप खरीदोगे? जब आपको चार्जिंग पॉइंट, आप हाईवे पे जा रहे हो तो रास्ते में चार्जिंग पॉइंट होना चाहिए, तभी तो आप इलेक्ट्रॉनिक वाहनों को खरीदोगे। तो सरकार के द्वारा लगातार चार्जिंग पॉइंट्स को बनाया जा रहा है, जगह जगह हाईवेज पे बनाया जा रहा है, उसकी स्थापना ज़्यादा से ज़्यादा की जा रही ताकि हाइब्रिड वाहन हो गए, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन हो गए, उनकी बिक्री को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है। इस योजना को 2 चरणों में लॉन्च किया गया है। प्रथम चरण देख लीजिए, खत्म हो गया, जो कि अप्रैल 2015 से 2015 से 31 मार्च 2019। दूसरा चरण जो प्रारंभ किया गया है वो 19 से लेकर के 31 मार्च 2024 तक रहेगा, ठीक है। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित हालिया सर्वे के द्वारा भारत किस वर्ष तक औद्योगिक ट्रांस फैट मुक्त बन जाएगा? एक तरीके से कह लें, ट्रांस फैट मुक्त बनने के लिए भारत सरकार के द्वारा जो भी फसाई के द्वारा जो सर्वे किया गया है, उस रिपोर्ट के अनुसार क्या है, सर्वे के अनुसार जो भारत है वो ट्रांस फैट से जो है वो मुक्त हो जाएगा। कब तक हो जाएगा? 2022 तक, 2023 तक, 2024 तक या फिर 2025 तक। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ए, यानी कि 2022 तक फसाई के सर्वे के अनुसार भारत जो है वो ट्रांस मुक्त जो है वो बन जाएगा, ट्रांस फैट मुक्त जो है वो बन जाएगा। इसके बारे में देखें तो फूड सेफ्टी एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित हालिया सर्वे के द्वारा भारत वर्ष 2022 तक औद्योगिक ट्रांस फैट मुक्त बनने की राह पर है। ज्ञात होगी भारत ने WHO यानी कि
वर्ल्ड जो आपका विश्व स्वास्थ्य संगठन है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन द्वारा निर्धारित अवधि से 1 वर्ष पूर्व यानी कि 2022 तक ही औद्योगिक ट्रांस वर्षा से मुक्त देश को मुक्त करने के लिए औद्योगिक ट्रांस की सीमा को 2% से कम करना अनिवार्य कर दिया है। ठीक है, तो देखिए अगर देखा जाए तो WHO की फ्रेंड बात करें तो WHO ने 2023 तक का एक वो अभियान चलाया है, एक योजना चलाई है। फ्रेंड देखिए थोड़ा सा इसको समझ लीजिए। देखिए फैट के बारे में तो आपने सुना ही होगा। फैट होता है, एक गुड फैट होता है, ठीक है, और एक बैड फैट होता है। ठीक है, बैड फैट काफ़ी ज़्यादा हानिकारक है, जिसके अंतर्गत हम क्या रखते हैं, ट्रांस फैट को हम बैड फैट के अंतर्गत रखते हैं। फ्रेंड फैट भी जो होता है ना बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैट भी बॉडी में होना चाहिए, कारण फैट जो होता है वो एनर्जी का मुख्य स्रोत होता है। हमारी बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो फैट से बनती है, और उससे भी ज़्यादा और भी इम्पॉर्टेंट है जो हम मिनरल्स इंटेक करते हैं, जो हम विटामिन इंटेक करते हैं, उसको एब्जॉर्ब जो करता है वो कौन करता है, वो फैट करता है। इसलिए फ़ैट का भी बॉडी में होना ज़रूरी। लेकिन एक्सेस फैट जो होता है, खासकर जब हम जो फैट इस्तेमाल करते हैं, जो खासकर ये ट्रांस फैट वगैरह, ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। तो ये जो ट्रांस फैट है फ्रेंड, वो एक प्रोसेस से बनता है जिसका नाम है हाइड्रोजेनेसिस प्रोसेस। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, हाइड्रोजेनेसिस प्रोसेस पूछ सकता है। इस प्रोसेस के द्वारा ट्रांस फैट को तैयार किया जाता है, और ये जो इससे क्या होता है कि जो हेल्दी ऑयल होते हैं, जो वनस्पति तेल वगैरह होते हैं, उनको क्या किया जाता है, अधिक ठोस सॉलिड बना दिया जाता है। ठीक है, और जिससे हम संतृप्त फैट भी कहते हैं। ठीक है, या फिर हम उसी को ट्रांस फैट कहते हैं। जो हेल्दी ऑयल को बहुत ज़्यादा सॉलिड ऑयल में कन्वर्ट कर देना, किसके द्वारा, हाइड्रोजेनेसिस प्रोसेस के द्वारा। और यही हेल्दी ऑयल, यही जो सॉलिड ऑयल है, यही जो संतृप्त वसा है, यही जो ट्रांस फैट है, ये हमारी बॉडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हानिकारक होता है। बात करें फ्रेंड WHO की, तो WHO के अकॉर्डिंग देखा जाए तो जो ट्रांस फैट का जो लोग अधिक सेवन करते हैं, उनके साथ जो लोग बहुत ज़्यादा ट्रांस फैट लेते हैं, उनके साथ क्या होता है कि उनके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल आपने सुना ही होगा, कोलेस्ट्रॉल काफ़ी ज़्यादा अनहेल्दी होता है। ये हमारी बॉडी में हेल्थ डिजीज़ काफ़ी ज़्यादा, खासकर जो हार्ट से रिलेटेड जो डिजीज़ होते हैं वो काफ़ी बढ़ा देता है। अगर आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो हार्ट अटैक आने की चांसेस ज़्यादा हो जाती है। इससे क्या हो जाता है कि मृत्यु दर जो है वो काफ़ी बढ़ जाती है। तो हृदय संबंधी रोग हो गया, और जैसे कि मोटापा हो गया, और बताए टाइप 2 जो डायबिटीज़ होता है, इन सब जैसे घातक बीमारियों का जो है ट्रांस फैट के द्वारा जो है संभावना बढ़ जाती है। इसकी वजह से मृत्यु दर बढ़ जाता है। और इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए WHO ने 2018 में एक निर्णय लिया कि WHO संगठन ने 2023 तक वैश्विक खाद्य आपूर्ति से औद्योगिक ट्रांस फैट को कम करने के लिए एक व्यापक योजना की शुरुआत की। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो अभी मैंने बताया। इसीलिए फ्रेंड, ये जो आप पिज़्ज़ा खाते हो, बर्गर खाते हो, जो आप पैक्ड फूड खाते हो ना, चिप्स हो गया, फ्रेंच फ्राई हो गए, ये सब क्या है, ये सब ट्रांस फैट के ही उदाहरण है। इसलिए जितना आप इनको कम खाओ ना, उतना ही ज़्यादा आप हेल्दी रहोगे। इन सब चीज़ों का बहुत ही कम सेवन करना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और आगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा कि किस मंत्रालय के द्वारा कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कनेक्टिंग ऑल इंडियंस, ठीक है, सारे भारतीयों को जोड़ो, ये कार्यशाला का आयोजन किया गया है किसके द्वारा, कानून एवं न्याय मंत्रालय द्वारा, इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय द्वारा, विदेश मंत्रालय द्वारा, रक्षा मंत्रालय द्वारा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा B, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक और IT मंत्रालय के द्वारा कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नामक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। और इसके बारे में देखें तो इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के द्वारा भारत को दुनिया के सबसे बड़े जोड़ो देशों में से एक, मतलब कनेक्ट, जितने लोग हैं वो सब एक दूसरे से कनेक्ट हैं, देशों में से एक बनाने के उद्देश्य से कनेक्टिंग ऑल इंडियंस नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है। ठीक है, इस कार्यशाला में देश के सबसे बड़े जो इंटरनेट सेवा प्रदाता सहित जो सार्वजनिक और निजी दोनों हितधारकों ने भाग लिया। तो देखिए फ्रेंड, इस चीज़ को थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ पे एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, उस कार्यशाला में किसको किसको इनवाइट किया गया, जो इंटरनेट सेवा प्रदाता है। कौन कौन होंगे, जियो तो सब लोग यूज़ करते होंगे ना। कैसे आप देख रहे हो ये सारे करंट अफेयर्स, सारे लेक्चर्स को, कोई ना कोई तो इंटरनेट सेवा यूज़ करते होंगे। तो जो वो कंपनी दे रही है वही आपको इंटरनेट सेवा प्रदाता हो गई। एयरटेल हो गया, ये सब इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनियां हो गई। सार्वजनिक बात करें तो फ्रेंड जैसे कि आपका जो मंत्रालय वगैरह हो गया, इलेक्ट्रॉनिक सूचना मंत्रालय हो गया, दूरसंचार विभाग हो गया, दूरसंचार मंत्रालय के जो अधिकारी हो गए। तो एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और उन सारे लोगों को इस कार्यशाला में बुलाया गया। भाई क्यों बुलाया गया,
क्या ज़रूरत थी? तो 22 पे इस कार्यशाला में बुला करके इनसे ये विचार विमर्श किया गया कि जो अभी वर्तमान में जो गांव हैं, जो क्षेत्र हैं, जो कम सुविधा वाले जो क्षेत्र हैं, जो गांव हैं, जो कस्बे हैं, जहां इंटरनेट की सुविधा अभी तक नहीं पहुंची, भाई उनका वहां तक इंटरनेट की सुविधा कैसे पहुंचाई जाए, इसी चीज़ के लिए कनेक्टिंग ऑल इंडिया नामक एक कार्यशाला का आयोजन किया गया और वहां पे बैठ करके विचार विमर्श किया गया कि सारे भौगोलिक क्षेत्र, वो गाँव जो अभी तक ब्रॉडबैंड से नहीं जुड़ पाए हैं, उसके लिए एक रणनीति बनाई जाए और उनको इससे कनेक्ट किया जाए। यही इसका उद्देश्य था, सब कुछ मिला जुला करके, ठीक है। और इसी दौरान देखा जाए तो इस कार्यशाला के दौरान दुनिया की सबसे बड़ी फाइबर आधारित ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना भारत नेट की भी समीक्षा की गई। भारत नेट फ्रेंड दुनिया की जो सबसे बड़ी फाइबर आधारित ग्रामीण ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी परियोजना है। और आपको मुझे भारत नेट के बारे में बताना है कि भारत नेट जो है इसकी शुरुआत कब की गई, कब किस वर्ष में की गई, इसके अंतर्गत क्या टारगेट रखा गया है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे, ठीक है। चल नेक्स्ट है हमारा हाल ही में सीमा सड़क संगठन, ठीक है। सीमा सड़क संगठन के तहत सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली प्रथम महिला सैन्य अधिकारी बनी अर्चना सिंह, रूपाली रोशन, आकांक्षा जैन, आयना राणा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो डी हो जाएगा, यानी कि आयना राणा जो है वो सीमा सड़क संगठन के तहत जो सड़क निर्माण कंपनी है उसकी कमान संभालने वाली ये पहली महिला बनी है। ये देख लीजिए, मेजर आयना राणा सीमा सड़क संगठन के तहत सड़क निर्माण कंपनी की कमान संभालने वाली पहली महिला सैन्य अधिकारी बनी है। डायरेक्ट ये फैक्ट्स का क्वेश्चन, इसमें कुछ खास हमें विचार करने वाला जैसा नहीं था। नेक्स्ट है हमारा, किस अभिनेता को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर नियुक्त किया गया? ये भी डायरेक्ट वाले प्रश्न हैं, इनको तुरंत देख लेते हैं। जैसन सुदेकिस, गैरी ओल्डमैन, डैनियल क्रेग, टॉम हार्डी। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि डैनियल क्रेग को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी ने मानद कमांडर नियुक्त किया है। और इसके बारे में देखें तो जेम्स बॉन्ड फिल्म के अभिनेता हैं, बहुत से लोगों ने देखा होगा उनको, जिनका नाम है डैनियल क्रेग को यूनाइटेड किंगडम की रॉयल नेवी में मानद कमांडर नियुक्त किया गया है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न पे पढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा, पहली भारत यूके काउंसलर वार्ता की मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? भारत और जो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा जो काउंसलर वार्ता हुई है उसकी मेजबानी कौन सा राष्ट्र कर रहा है? भारत कर रहा है, ब्रिटेन कर रहा है, फ्रांस कर रहा है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं कर रहा है? तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, भारत के द्वारा पहली जो है भारत यूके काउंसलर वार्ता है उसकी मेजबानी की जा रही है। और इसके बारे में देखें तो भारत सरकार द्वारा भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसलर वार्ता, ठीक है, भारत यूनाइटेड किंगडम काउंसलर डायलॉग की मेजबानी की गई है। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव देवेश उत्तम ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया और ब्रिटेन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? जेनिफर एंडरसन ने किया, ठीक है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा सार्वजनिक रूप से लगभग 2479 सिंह जो हैं वो जलाए गए? हिंदी गिनती थोड़ा सा मेरी कमज़ोर है दोस्तों, इसीलिए अक्सर मेरे से थोड़ा सा मिस्टेक भी हो जाती है, क्षमा करिएगा उसके लिए मुझे। तो ये देख लीजिए 2479 जो सिंह जलाए गए हैं किसके द्वारा जलाए गए, किस राज्य सरकार के द्वारा गेंडों के सिंह जलाए गए हैं? देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश, असम, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड गेंडे कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं? कल आप लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया, तो हाँ मुझे पता है आधे लोग को तो आंसर वैसे इसका पता होगा। आंसर इज बी करेक्ट, असम, ठीक है। असम जो है, असम में देखा जाए तो दुनिया के जो एक सिंग वाले जो गेंडे हैं ना उनकी कुल आबादी का 71% जो है वो असम में पाया जाता है। और असम में भी कहाँ देखा जाए तो काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है फ्रेंड, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। सारे लोगों ने बहुत अच्छा आंसर किया था, जितने लोगों ने भी किया है बहुत अच्छा लग रहा है। आप लोग इसी तरह प्लीज़ आंसर करिए, मुझे आप लोग के आंसर से बहुत अच्छा लगता है। मैं आप लोगों से सीखती हूँ, सच बता रही हूँ, बहुत कुछ आप लोग मुझे सिखाते हैं। और मुझे प्लीज़ ऐसे ही आप लोग आंसर करिए ताकि मैं और भी ज़्यादा आप लोगों से सीख सकूं। तो उन लोगों ने आंसर किया था तो काफ़ी अच्छा लगा कि जो गेंडे हैं, विश्व के जितने भी ज़्यादा गेंडे हैं उनमें जो 71% जो गेंडे हैं वो असम में पाए जाते हैं। असम में भी पर्टिकुलर जिस नेशनल पार्क है वो है आपका काजीरंगा, काफ़ी ज़्यादा फेमस है वन राइनो के लिए, ठीक है, वन हॉर्न राइनो के लिए। नेक्स्ट है जो हमारा, इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए, काफ़ी ये
ऐसा जो रहा है इसके बारे में चर्चा देख लीजिए कि असम सरकार के द्वारा विश्व गेंडा दिवस जो कि 22 सितंबर को मनाया गया के अवसर पर गेंडों के 2479 सिंग जो है वो जलाया गया है। और फ्रेंड ये जो प्रदेश सरकार के द्वारा ये जो किया गया, जो फैसला ये लिया गया है सिंघों के गेंडे को सिंघों को जलाने के लिए, उसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काफ़ी ज़्यादा सराहना की है। इसीलिए इसको मेंशन किया। देखिए जब प्रधानमंत्री के द्वारा किसी चीज़ की बातें की जाती है ना, तो वो हमारे एग्जाम के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये नहीं चुनावी रैली में क्या बातें हो रही, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाती है कि सरकार के द्वारा, किसी राज्य सरकार के द्वारा कोई कार्य किया गया है, उसके द्वारा प्रधानमंत्री के द्वारा अगर उसकी चर्चा की जा रही है बार बार, तो वो काफ़ी ज़्यादा हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रधानमंत्री के द्वारा इस कार्य का काफ़ी ज़्यादा सराहना की गई है। तो इसका देखा जाए क्यों किया गया ऐसा, क्यों गेंडों की सिंग को जलाया गया। तो दुनिया में एक दिन में इतनी बड़ी संख्या में गेंडों को सिंग कहीं नहीं जलाया गया है जो यहाँ पे असम में जलाया गया है। ठीक है, सरकार द्वारा किए गए इस कार्य का उद्देश्य क्या था, इस मिथक को दूर किया जाना कि इन सिंगों में चमत्कारी औषधीय गुण है। फ्रेंड अगर बात करें, मिथक फ्रेंड होता है, कल्पना होती है मिथक का, अगर आप लोग को पता ही होगा, मतलब जो झूठी कल्पनाएं होती, कहानियां होती हैं, वही मिथक होता है। एक मिथक था, ऐसा माना जाता था कि ये जो शिकारी जो होते हैं ना फ्रेंड, तस्करी जो तस्कर करते हैं, जो शिकारी होते हैं, जो तस्करी करते हैं, उनको ये संदेश देना था इन गेंडों की सिंग जला करके कि भाई ये जो गेंडों की सिंग है ना, ये कुछ नहीं है, ये कोई इसका मूल्य ही नहीं है। ऐसा माना जाता है फ्रेंड। इन गेंडों की सिंग का काफ़ी ज़्यादा तस्करी किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा इन गेंडों का शिकार किया जाता है। क्यों किया जाता है कि इस सिंग का पाउडर बनाया जाता है। इस सिंग के पाउडर का इस्तेमाल जो है वो कई तरह के जो पारंपरिक जो चीनी औषधियाँ होती हैं ना, चीनी चिकित्सा में, जैसे कि कैंसर की बीमारी का इलाज के लिए, इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और सुन लो, इससे बढ़ चढ़ के तो वियतनाम निकले। जो आपका वियतनाम जो कंट्री है, माफ़ करिएगा इसको थोड़ा सा इरेज करते हैं, तो जो आपका वियतनाम कंट्री है, ठीक है, वो तो सबसे आगे निकले भैया। वहाँ पे तो गेंडों के सिंग को रखना प्रतिष्ठा का सवाल हो जाता है कि वो इस चीज़ को, यानी कि जो गेंडों के सिंग रख रहा है ना, काफ़ी ज़्यादा प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये प्रतिष्ठा का प्रतीक हो जाता है। समाज में उसकी प्रतिष्ठा बहुत अधिक है गेंडों की सिंग रखने वालों की, तो वो प्रतिष्ठा से जोड़ लेते हैं। तो इन सारे देशों की डिमांड की वजह से ये बेचारे बेजुबान जानवरों को काफ़ी ज़्यादा क्या किया जाता है, शिकार किया जाता है, काफ़ी ज़्यादा उनकी तस्करी की जाती है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने क्या किया कि इनकी जो शिकार को शिकार को रोकने के लिए इनके गेंडों की सिंग को जला दिया जाए। बहुत सालों से जमा करके रखा गया था, उनको एक साथ जला दिया गया सरकार के द्वारा। ठीक है, तो यह कदम लुप्त प्राय एक सिंग वाले भारतीय गेंडों के अवैध शिकार को रोकने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा के प्रयासों से किया गया है। तो आपको ये चीज़ तो समझ में आ गई होगी, ठीक है, जो हमने समझाया। बस एक चीज़ और समझ लो, ये जो एक यहाँ पे ये मेंशन नहीं है, ये जो सिंग जलाए गए हैं वो किस एक्ट के थ्रू जलाए गए हैं वो आपने मेंशन कर लिख लो कहीं पे, यहाँ पे जगह नहीं है, चूँकि मैं लिख ही देती हूँ। वो जो सिंग जलाए गए हैं वो जलाए गए हैं आपके जो वन्य जीव, ये है आपका वाइल्ड लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत जो है इसका ये कार्य किया गया है। ठीक है, संपन्न किया गया है सिंगों को जलाने के लिए। ये आपको ध्यान रखना है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, प्रोटेक्शन एक्ट। ठीक है, जो एक्ट है 1972, इसी एक्ट के द्वारा इन सिंगों को जलाने का कार्य संपन्न किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई। किस अंतरिक्ष संस्था के द्वारा वाइपर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? किसके द्वारा किया गया है? इसरो के द्वारा, रॉसकोमोस के द्वारा, नासा के द्वारा, CNES के द्वारा। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है आपका C, यानी कि नासा के द्वारा, जो कि अमेरिका की स्पेस एजेंसी है। और ध्यान रखिएगा, इसरो भारत की है, रॉसकोमोस जो है रसिया की है, और ये जो आपका CNES जो है ये फ्रेंड फ्रांस की है, जिसका फुल फॉर्म क्या है, नेशनल सेंटर फॉर स्पेस स्टडीज़। जितने भी देश में, जैसे कि जर्मनी की आपकी कौन सी है स्पेस एजेंसी, सॉरी जो फ्रांस की स्पेस एजेंसी है, जापान की स्पेस एजेंसी है, रशिया की स्पेस एजेंसी है, इन सारे स्पेस एजेंसीज के नाम आपको पता होने चाहिए। मैच द फॉलोइंग प्रश्न पूछ देता है। तो चलिए आप मुझे बताना कि जो अभी कुछ यहाँ पे तो जो बच्चे कुछ स्पेस एजेंसीज के नाम अगर पर्टिकुलर आप जानते हो तो खुद से कमेंट बॉक्स में मेंशन कर देना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में देखते हैं। तो अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा फुल फॉर्म याद होना चाहिए, नासा के द्वारा वर्ष 2023 में वोलाटाइल्स
इन्वेस्टिगेटिंग पोलर एक्सप्लोरेशन रोवर, ठीक है, ये रोवर है, वाइप पर मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। कब तक? वर्ष 2023 तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टार्ट प्रश्न, ठीक है। वाइपर मिशन किसके द्वारा? नासा के द्वारा, अमेरिकी एजेंसी है। कब तक? वर्ष 2022 तक लॉन्च किया जाएगा। किस लिए लॉन्च कर रहे हो भाई ये मिशन? इस मिशन का उद्देश्य क्या है? चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव का अन्वेषण करना। चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वहां जाएंगे, जांच पड़ताल करेंगे। क्यों करेंगे भाई जांच पड़ताल? ताकि ये पता लगाया जा सके कि चंद्रमा पर स्थानीय रूप से उपलब्ध संसाधनों का उपयोग करते हुए वहां मानव जीवन संभव है या नहीं, कि वहां पे जो चंद्रमा पे जितने रिसोर्सेज जो हैं वहां पे, उन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके वहां मानव जीवन संभव है कि नहीं। धरती तो भरी चुके, अब चलो दूसरे ग्रहों पे, ठीक है, यही कहानी है इन लोगों की। तो अब ये चंद्रमा पे जाने की तैयारी कर रहे हैं, और चंद्रमा पे जो रिसोर्सेज वगैरह भाई देख रह हो सकते हैं कि नहीं, यही इस मिशन का उद्देश्य है। स्टार कर लो इस प्रश्न को, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, नेक्स्ट और लास्ट है हमारा, कि भारत ने किस देश के साथ औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता पर बात शुरू की है? संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, अमेरिका, जर्मनी। तो फ्रेंड इसका करेक्ट आंसर है ए। भारत ने भी हाल ही में संयुक्त अरब अमीरात से औपचारिक रूप से व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता जो है वो शुरू किया है, यानी कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। डायरेक्ट इस पर बहुत ज़्यादा हमें एनालाइज करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये थोड़ा सा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने व्यापक आर्थिक भागीदारी समझौता यानी कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट के लिए बातचीत शुरू कर दी है। और ये एग्रीमेंट क्या है फ्रेंड? यानी कि जो कंप्रिहेंसिव व्यापक, यानी कि बहुत व्यापक स्तर पे इसमें जब व्यापार करते हैं बहुत सारी चीज़ें इसमें ऐड हो जाती है, ठीक है। तो कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट दो देशों के बीच एक प्रकार का मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें सेवाओं एवं निवेश के संबंध में व्यापार और आर्थिक साझेदारी के अन्य क्षेत्रों पर बातचीत शामिल है। यह सुविधा देखा जाए तो यह व्यापार सुविधा, सीमा शुल्क सहयोग, प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक संपदा अधिकारियों जैसे क्षेत्रों पर बातचीत करने पर विचार करता है। भारत इसके पहले देखा जाए तो दक्षिण कोरिया के साथ और जापान के साथ देखा जाए तो सेपा यानी कि कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर कर चुका है। तो इस तरीके से हमारे 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से अब आ जाते हैं हम डायरेक्ट फैक्ट्स ऑफ द डे पे। और फैक्ट्स ऑफ द डे पे हमारा पहला फैक्ट्स है, केंद्र सरकार द्वारा कुपोषण की समस्या को दूर करने के लिए राशन दुकानों और मिड डे मील आदि हर योजना के तहत, जो भी आपकी राशन दुकान है और मिड डे मील योजना हर योजना के तहत मिलने वाले चावल को पोषण मुक्त करने का लक्ष्य रखा है। यानी कि फोर्टिफाइड करना, चावल में जो है जो भी मिनरल विटामिन जो हैं आपके, वो सारी चीज़ें ऐड करना, आयरन को ऐड करना, विटामिन को ऐड करना, उसको फोर्टिफिकेशन कहते हैं। तो उसको ऐड करने की जो योजना बनाया है वो 2024 तक, ठीक है। नवंबर से दिसंबर 2021 में होने वाले जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी कौन कर रहा है? उड़ीसा करेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये प्रश्न ऐसे बनते हैं, ठीक है, ध्यान रखिएगा। स्टार कर लीजिए कि जो इस वर्ष 2021 में जो कि नवंबर दिसंबर में होने वाला है, क्या होने वाला है? जूनियर पुरुष हॉकी विश्व कप होने वाला है। कहाँ होने वाला है? भारत के उड़ीसा राज्य में। नेशनल मीट ऑन स्वामित्व स्कीम की शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री श्री गिरिराज सिंह के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला स्वदेशी लग्जरी क्रूज लाइनर लॉन्च किया गया है IRCT के द्वारा, ठीक है। पशु मानव संघर्ष को खत्म करने के लिए हाथी पर रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव, ठीक है। ये जो पशु और मानव, जो हाथी और मानव का संघर्ष हो जाता था, उनको ख़त्म करने के लिए हाथी पर रेडियो कॉलर लगाने का प्रस्ताव रखा गया। किसके द्वारा? ये जो विभाग है, वन विभाग, कहाँ का? उड़ीसा का वन विभाग के द्वारा। आपको पता है रेडियो कॉलर क्या होता है? ये एक तरीके से इसमें इस रेडियो कॉलर में फ्रेंड GPS डिवाइस लगी रहेगी और जो लोकेशन को ना रियल टाइम ट्रैक कर सकेगी कि ये हाथी कहाँ जा रहा है और क्या कर रहा है। ये सारे मतलब लोकेशन जब उसकी ट्रैक कर लोगे तो उनकी जो आवाजाही है ना उस पर आप नज़र रख पाओगे। और चूंकि जब वो अपने क्षेत्र को छोड़ करके और जब मानव बस्ती में प्रवेश करेंगे तो आप उनकी लोकेशन को ट्रैक कर लोगे कि अरे ये तो मानव बस्ती में प्रवेश करने वाले, अब चलो इनको रोको नहीं। तो अगर वो मानव बस्ती में प्रवेश करेंगे तो मानव और हाथियों का संघर्ष अवश्य संभव है, जरूर होगा। तो आप उनकी लोकेशन को ट्रैक करके उनको मानव बस्ती में प्रवेश करने से रोक करके मानव और पशुओं के संघर्ष को खत्म कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ किया जा रहा है। तो ये रेडियो कॉलर का प्रस्ताव किसके द्वारा रखा गया है?
उड़ीसा मानव वन विभाग के द्वारा। ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग द्वारा एक रिपोर्ट के अनुसार चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा आयातक बन जाएगा। कौन बन जाएगा भाई? 2050 तक भारत बन जाएगा, ठीक है। विश्व आयात में लगभग कितने की हिस्सेदारी? 5.9% हिस्सेदारी के साथ, ठीक है। तो ये विश्व जो ब्रिटेन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभाग है उसने एक रिपोर्ट जारी किया है कि भारत जो है 2050 में चीन और अमेरिका के बाद तीसरा सबसे बड़ा आयातक देश बन जाएगा। कितने प्रतिशत वैश्विक हिस्सेदारी के साथ? 5.9% हिस्सेदारी के साथ। नेक्स्ट है, नागरिक उड्डयन मंत्रालय के सचिव के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? एयर इंडिया के जो प्रमुख हैं राजीव बंसल को नियुक्त किया गया है। पेंशन फंड नियामक और विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी फेडरा द्वारा राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली यानी कि नेशनल पेंशन सिस्टम डे मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा? 1 अक्टूबर को मनाया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर एक क्रैटर का नाम आर्कटिक खोजकर्ता के नाम पर रखा है। वो नाम देख लीजिए क्या है? मैथ्यू हेंस, ठीक है। वहाँ पे क्रैटर मिला है और उस क्रैटर का नाम, कहाँ पे ये क्रैटर मिला है? जो दक्षिणी ध्रुव का एक क्रैटर है, चंद्रमा का दक्षिण ध्रुव का एक क्रैटर है जिसका नाम रखा गया है मैथ्यू हेंस के द्वारा पे, और ये इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के द्वारा रखा गया है, ठीक है। और है नेक्स्ट हमारा, अमिताभ घोष द्वारा एक ऑडियो बुक जारी किया गया है और उस ऑडियो बुक का नाम है जंगलनामा। किसके द्वारा? अमिताभ घोष के द्वारा। भारतीय सेना द्वारा हाइफा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। कब मनाया जाएगा? 23 सितंबर को मनाया गया था हाइफा दिवस के रूप में, ठीक है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष 25 सितंबर को कौन सा डे मनाया जाता है? अनुत्योदय दिवस। ध्यान रखिएगा, अनुत्योदय दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के उपलक्ष्य में अनुत्योदय दिवस 25 सितंबर को मनाया जाता है। तो इस तरीके से था हमारा फैक्ट्स ऑफ द डे। आ जाइए उत्तर प्रदेश स्पेशल पे। उत्तर प्रदेश पहला जनजातीय संग्रहालय कहाँ खोला गया? इसके बारे में हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था, फिर से ये प्रश्न आ गया, कोई बात नहीं, रिवीजन करेंगे भाई। तो जो उत्तर प्रदेश का जो पहला जनजातीय यानी कि ट्राइबल म्यूजियम खोला जा रहा है वो बलरामपुर में खोला जा रहा है, ठीक है। उत्तर प्रदेश के जिन जिलों में चिड़ियाघर बनाए जा रहे हैं? मेरठ और मुरादाबाद में, ठीक है। हरियाली बढ़ाने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार कितने पौधों की नर्सरी तैयार करेगा? 100 करोड़ की, ठीक है। नेक्स्ट है, महिला सामर्थ्य योजना की शुरुआत किस सरकार के द्वारा? उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। जो राज्य यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क स्थापित कर रहा है वो कौन? उत्तर प्रदेश। कहाँ पे? नोएडा में, ठीक है। एक लोग कंफ्यूज हो रहे थे, ध्यान रखिएगा, नोएडा में ही है ये आंसर। और कहाँ पे? यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र में एक इलेक्ट्रॉनिक पार्क जो है वो स्थापित किया जा रहा है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो फ्रेंड इस तरीके से था हमारा ऑलरेडी 6 सितंबर से रिलेटेड जितने भी न्यूज़ थे, जितने भी इवेंट्स थे जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट थे, हमने उसको एक एक करके डिस्कस किया। मैंने आप लोगों को कुछ वर्क भी दिया है, लेकिन अभी मैं देख रही हूँ काफ़ी लोगों ने कमेंट करना कम कर दिया है। फ्रेंड प्लीज़ एक आंसर किया करो, मेरे लिए आप लोग बहुत बड़ा मोटिवेशन फैक्टर हो, मेरा मोटिवेशन प्लीज़ बनाए रखो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है आप लोगों से, मुझे आंसर चाहिए, मुझे ठीक है। आप लाइक करते हो, अच्छा है कि आप लाइक्स करते हो, अच्छे कमेंट्स करते हो, उससे भी ज़्यादा मेरे लिए अच्छा है जब आप मुझे आंसर करोगे। सो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप मुझे एक ही आंसर करो लेकिन प्लीज़ करो, ठीक है। फिर मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।